प्रश्न संख्या 46 है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। प्रश्न संख्या 47 है, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह दिया गया था। प्रश्न संख्या 48 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गईं? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं। पहला है शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तकें। दूसरा है कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे मानचित्र, ग्लोब, चार्ट आदि। तीसरा है खेल सामग्री व खिलौने। चौथा है विज्ञान किट। पांचवा है लघु यंत्र किट, पेचकस, प्लास। छठवां है श्रव्य उपकरण जैसे रेडियो, टेलीविजन। सातवां है पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। आठवां है विद्यालय की घंटी। नौवां है संगीत उपकरण, ढोलक, तबला एवं हारमोनियम। 10वां है शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन होना चाहिए। 11 है कक्षा कक्ष। 12 है शौचालय। 13 है चटाई। 14 है कुर्सी शिक्षकों के लिए। 15 है ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। प्रश्न संख्या 49 है, बेसिक शिक्षा योजना के उद्देश्य बताइए। बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया है। दूसरा है नामांकन। वर्ष 2006 तक 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन करना। तीसरा, उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। चौथा है सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत। प्रश्न संख्या 50 है, प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू की गई? 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल हैं। प्रश्न संख्या 51 है, ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का क्या उद्देश्य था? ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना था। प्रश्न संख्या 52 है, ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न संख्या 53 है, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकासखंडों में लागू की गई है? 38 जिलों एवं 248 विकासखंडों में संचालित की गई। प्रश्न संख्या 54 है, NCERT के प्रमुख उद्देश्य बताइए। पहला है अनुसंधान एवं नवाचार। दूसरा है आदर्श पाठ्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। प्रश्न संख्या 55 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 1985 में। प्रश्न संख्या 56 है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। अवरोध से तात्पर्य बच्चों का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे आबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, PMOST कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। प्रश्न संख्या 58 है, AOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? स्पोर्ट कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993 से 94 से किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नेशड को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रश्न संख्या 59 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? संक्षेप में लिखिए। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना
तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। प्रश्न संख्या 60 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल ना सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। संख्या 61 है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्नवत उद्देश्य हैं। पहला है, सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। दूसरा है, सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। तीसरा है, सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर ले। चौथा है, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। पांचवा है, 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 62 है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्रचार की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 63 है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। पहला है, शासन की कमजोर नीति। दूसरा है, राजनीतिक कठिनाइयाँ। तीसरा है, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव। चौथा है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। पांचवा है, शिक्षकों का अभाव। छठवां है, अपव्यय व अवरोधन। 7 है, आंकड़ों में भिन्नता। 8 है, भौगोलिक कठिनाइयाँ। 9वां है, शिक्षण का निम्न स्तर। 10वां है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 64 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखे। इस कार्यक्रम की रणनीतियां हैं। पहला है, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व। दूसरा है, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल। तीसरा है, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। चौथा है, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल। पांचवा है, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। प्रश्न संख्या 65 है, सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। पहला है, इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। दूसरा है, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा है, यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग परिणामोन्मुखी है। चौथा है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। पांचवा है, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। प्रश्न संख्या 66 है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है। प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। संख्या 67 है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है। प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बालक तथा बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। प्रश्न संख्या 69 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखे। समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रश्न संख्या 70 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ से तात्पर्य है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सामान्य तथा उपयोगी हो जाए। प्रश्न संख्या 71 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना,
आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। प्रश्न संख्या 72 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था? बनारस संस्कृत कॉलेज सन 1791 में जोना वाल्डंगन के प्रयासों से खोला गया था। प्रश्न संख्या 73 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 74 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। प्रश्न संख्या 75 है, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। प्रश्न संख्या 76 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक की है। प्रश्न संख्या 77 है, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। प्रश्न संख्या 78 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 79 है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। पहला है, मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। दूसरा है, मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। तीसरा है, मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित होता है। चौथा है, मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। प्रश्न संख्या 80 है, SOPT का पूरा नाम लिखिए। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। प्रश्न संख्या 81 है, PMOST क्या है? PMOST कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? PMOST सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। प्रश्न संख्या 82, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। पहला, अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। दूसरा है लघु औजार किट। तीसरा है गणित किट। चौथा है ब्लैक बोर्ड। प्रश्न संख्या 83 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। प्रश्न संख्या 84 है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। प्रश्न संख्या 85 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। प्रश्न संख्या 86 है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक इसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई स्पष्ट कीजिए। यशपाल समिति की। प्रश्न संख्या 87 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया है? विश्व बैंक की सहायता से DPEP कार्यक्रम संचालित किया गया। प्रश्न संख्या 88 है, NCFTE 2009 क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 यह शिक्षक शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना है जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती है। संख्या 89 है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी। प्रश्न संख्या 90 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। प्रश्न संख्या 91 है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। प्रश्न संख्या 92 है, BRC का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक संसाधन केंद्र। प्रश्न संख्या 93 है, डायट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न संख्या 94 है, NPRC का पूरा नाम क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। प्रश्न संख्या 95 है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। प्रश्न संख्या 96, यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? 1992 में। प्रश्न संख्या 97 है, शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? 1993 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 98 है, न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है? अवकाश प्राप्त IAS। प्रश्न संख्या 99 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है।
इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 100 है, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखे। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। संख्या 101 है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? नेशर्ट, यूजीसी, AICT, NCT आदि। संख्या 102 है, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। प्रश्न संख्या 103 है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? प्राथमिक शिक्षा संबंधी निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। पहला है, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किए जाएं। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। तीसरा है, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए एवं इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। चौथा है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं इसमें अंग्रेजी को स्थान ना दिया जाए। पांचवा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। प्रश्न संख्या 104 है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूरे बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 105 है, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्य को सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था। प्रश्न संख्या 106 है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। प्रश्न संख्या 107 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 108 है, CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। प्रश्न संख्या 109 है, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? 2 प्रकार के बोझ, पहला है भौतिक बोझ एवं दूसरा है मानसिक बोझ। प्रश्न संख्या 110 है, न्योपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। प्रश्न संख्या 111 है, RTE का पूरा नाम बताइए? राइट टू एजुकेशन। प्रश्न संख्या 112 है, वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। प्रश्न संख्या 113 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 114 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 में। प्रश्न संख्या 115 है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी। प्रश्न संख्या 116 है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। प्रश्न संख्या 117 है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के 42वें संशोधन में। प्रश्न संख्या 118 है, पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। फ्रॉबेल। प्रश्न संख्या 119 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? ईश्वरीय सत्ता में। प्रश्न संख्या 120 है, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात। प्रश्न संख्या 121 है, प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से। प्रश्न संख्या 122 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? 1839 में। प्रश्न संख्या 123 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। 124 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 125 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। प्रश्न संख्या 126 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद।
प्रश्न संख्या 127 है, मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 128 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रश्न संख्या 129 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रश्न संख्या 130 है, सीमेट कहाँ है? इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 131 है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 132 है, SCERT का पूरा नाम बताइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न संख्या 133 है, NCERT का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न संख्या 134 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? 1981 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 135 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ? 1961 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 136 है, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। पोषाहार वितरण योजना क्या है? शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चालित की गई है। प्रश्न संख्या 137 है, NCTET का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। प्रश्न संख्या 138 है, सीमेट का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न संख्या 139 है, सीमेट का गठन कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 140 है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 141 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 142 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 41 सदस्य। प्रश्न संख्या 143 है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? वर्ष 2004 में। प्रश्न संख्या 144 है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 2001 में। प्रश्न संख्या 145 है, ECCE का पूरा नाम बताइए। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न संख्या 146 है, DPEP का पूरा नाम बताइए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 147 है, DPEP का आरंभ का वर्ष है? वर्ष 1997। प्रश्न संख्या 148 है, DPEP के प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या बताइए। प्रथम चरण 50 से 60 जनपद, द्वितीय चरण में 22 जनपद, तृतीय चरण में 32 जनपद। प्रश्न संख्या 149 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? 5 अक्टूबर 1993 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 150 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या है 10। प्रश्न संख्या 151, संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संस्तुतियां की गई हैं? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। प्रश्न संख्या 152 है, OB का पूरा नाम बताइए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। प्रश्न संख्या 153 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई थी? 5 मई सन 1988 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 154 है, पोषाहार वितरण योजना कब गठित हुई? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 155 है, न्यूपा का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 156 है, न्यूपा का प्रधान कौन होता है? निदेशक। प्रश्न संख्या 157 है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं डाइट पर है। प्रश्न संख्या 158 है, DPEP का पूरा नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 159 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 160 है, वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए हैं? कुल 22 जिले चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 161 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। प्रश्न संख्या 162 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाले कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित होते हैं। प्रश्न संख्या 163 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है?
इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। प्रश्न संख्या 164 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? केरल। प्रश्न संख्या 165 है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? वर्ष 2002 से। प्रश्न संख्या 166 है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उप सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है। प्रश्न संख्या 167 है, NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। प्रश्न संख्या 168 है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां। प्रश्न संख्या 169 है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर। प्रश्न संख्या 170 है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 171 है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? 12% थी। प्रश्न संख्या 172 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 173 है, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे को करीब 1200 से 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 174 है, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? NCF 2005 का अस्तित्व पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। प्रश्न संख्या 175 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। प्रश्न संख्या 176 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? सभी को शिक्षा देना। प्रश्न संख्या 177 है, DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? पहला है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, दूसरा है विद्यालय में बच्चों का ठहराव। प्रश्न संख्या 178 है, राष्ट्रीय पाठ्यसूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण हैं? निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता है। प्रश्न संख्या 179 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? पहला है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दूसरा है शासन की कमजोर नीति, तीसरा है राजनीतिक कठिनाइयाँ, चौथा है शिक्षकों का अभाव। प्रश्न संख्या 180 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सिखाना चाहिए। एग्जाम्पल है, नमन कक्षा 8 का छात्र है और उसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा, तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। प्रश्न संख्या 181 है, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? यह योजना 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। प्रश्न संख्या 182 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 अधिकार बताइए। पहला है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, दूसरा विद्यालयों में छात्रों में ठहराव बढ़ाना। प्रश्न संख्या 183 है, प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया था? यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी, इलाहाबाद,
इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। प्रश्न संख्या 184 है, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। पहला है नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा है बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। प्रश्न संख्या 185 है, वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे। पहला है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, दूसरा महिलाओं की शिक्षा पर बल।